2023 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर जो कल होने वाला है 24 तारीख को आपका 4 मार्च को। तो उसका मैं कुछ सॉल्यूशन लाया, कुछ रिवीजन आपका करवा दे रहा हूँ। कोशिश है कि कुछ क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं टॉपिक लिख दूंगा, उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना आप तक हो सकेगा पहुंचाऊंगा। तो आप लोग आइए, सबसे पहले एक टॉपिक लेकर आया हूँ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। लाइन से बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। आपको जितना हो सकेगा उतना मैं आपको कंटेंट दूंगा कि लगभग पेपर फंस जाए पूरा, ठीक है। तो चलिए अभी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये अगर आ सकता है तो 2 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं। तो आपको कैसे लिखना है, क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ लिखना है, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफोस सॉलिड इसको कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं उनकी बहुत लॉन्ग रेंज होती है, जिसको हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। बहुत दूर तक ये जाते रहते हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था नियमित तो होती है, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट जो किया जाता है वो कंटिन्यू एक के बाद एक, इसीलिए इनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, मतलब लॉन्ग रेंज होती है। और इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, ये नहीं कि कहीं कम ज्यादा हो, एक निश्चित आकृति होती है। इसका गलनांक भी निश्चित होता है, क्यों? क्योंकि अगर ये सॉलिड है, इसकी आकृति निश्चित है, तो ये जल्दी नहीं अपना रूप बदलेगा, तो इसीलिए इसकी आकृति भी निश्चित होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग मतलब मेल्ट मतलब गलना, किस पॉइंट पर ये गल जाता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित रहता है। तो अगली चीज, ये असंपीड्य होते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये दबेंगे नहीं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब दबाने से दबते नहीं है। अगर यही चीज हम दबाए नहीं दब रहा है तो यह असंपीड्य कहा जाएगा, लेकिन अगर दबाने से दब जाए तो वह संपीड्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, दबाने से नहीं दबते। अगली चीज, जो दबते नहीं इसका मतलब दृढ़ होते हैं, मैंने वो भी लिख दिया, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियल में इन्हीं को ही हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक प्लस आएगा तो दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, इनके बीच में माइनस माइनस आ गया। अगर मैं इनको काटूं तो देखो प्लस में हो सकता कुछ ना है, लेकिन मैं अगर ऐसे काटूं तो प्लस माइनस दोनों आ गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं विषमदैशिक। इनकी जो स्थिति होती है वो विषम होती है, एक के बाद एक छोड़ के तब तीसरा, फिर एक के बाद एक छोड़ के तब तीसरा, तो इसी को बोलते हैं विषमदैशिक प्रकृति। तो इसमें कौन इस नियमों का पालन करता है, तो कहोगे हीरा, इसीलिए उसका उदाहरण कौन सा है, हीरा हो गया, हीरा हो गया, क्वार्टज हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते। अगली चीज, अक्रिस्टलीय में इसका उल्टा, इसके कणों की लघु परासी व्यवस्था, इसमें दीर्घ तो इसमें लघु। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति किसी भी आकार की हो सकती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित नहीं होता, जैसा वस्तु, कोई जैसे प्लास्टिक है, गर्म किए तुरंत टगल गया, या कुछ देर बाद टगला, तो उसकी आकृति भी निश्चित नहीं है। अगली चीज, ये संपीड्य होते हैं, दबाओगे तुरंत दब जाएंगे। ये अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव मतलब जैसे आप देखेंगे, ये पूछा भी गया कई बार कि खिड़कियां जो लगी होती है इमारत में, वो क्यों नीचे किंचित भाग मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस में अतिशीतित द्रव की घटना होती है। ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है, द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो ऊपर से नीचे नीचे आते 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 वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला हो जाता है, तो वो अतिशीतित द्रव के कारण होता है। जब पुरानी खिड़कियां जो हैं जिसमें शीशे लगे हैं, वहां धीरे धीरे आप देखेंगे निचला भाग मोटा हो जाएगा, ऊपर भाग पतला हो जाएगा, इसी की वजह से, अतिशीतित द्रव की वजह से। अगली चीज, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इनकी स्थिति सभी दिशाओं में समान होती है। जैसे खिचड़ी बनाए, उसमें चावल दाल मिला लियो, कहीं से भी काट लो तो लगभग लगभग चावल दाल की मात्रा समान मिलेगी, तो उसको समदैशिक प्रकृति कहते हैं। अगली चीज, इसमें आता कौन है, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अक्षीय दूरियों पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कई बार आपके जो सिलेबस में है वो घनीय वाला पूछा जाएगा। ए बराबर बी बराबर सी, मतलब जो ए की भुजा है, बी की भुजा, सी की भुजा, तीनों बराबर है, मतलब ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगली चीज, भुजा के साथ साथ कोण भी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण बनाएगा। इस पर एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, CaF2, हीरा, जिंक सल्फाइड, Pb, Hg, Ag, Au, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। ये आपके सिलेबस में 1 नंबर क्वेश्चन बनेंगे कि
अक्षीय दूरियां ए बराबर बी बराबर सी के लिए क्या हो सकता है, तो घनीय हो सकता है। या अपोजिट पूछ ले, ए बराबर बी बराबर सी क्या है, तो घनीय है। तो इस टाइप से आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर दो चीज आपको मिलते हैं तो ये ऑप्शन सही होगा। और द्वि समलंबाच कई बार पूछा गया है, तो ए बी के तो बराबर है, मतलब ए वाली भुजा बी वाली भुजा के बराबर है, लेकिन सी वाली भुजा के बराबर ना हो। देखिए मैंने डच नॉट लगा दिया। और लेकिन कोण बराबर हो, 90 90 90, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। लेकिन जैसे एग्जांपल आ गया टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन, ये सब एग्जांपल किसके हैं, द्विसमलंबाच के। और एकनताक्ष का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता। अक्षीय दूरियों में ना ए की भुजा, बी की भुजा, सी की भुजा तीनों बराबर नहीं होता। अगली चीज, लेकिन अल्फा और गामा का मान 90 होता है, जबकि बीटा का मान 90 नहीं होता है। तो इसमें एग्जांपल कौन सा हो सकता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, एकक कोष्ठिका में दो प्रकार आपको पढ़ना है, एक एससी और एक पढ़ेंगे केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। ये तीन प्रकार की, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, दोनों में से कुछ भी दे सकता है आपको। ईसीसी का मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अगर अंत्य कहेगा आधा ना आधा था, तब समझिएगा ईसीसी है, लेकिन अगर अंतः कहता है तो बीसीसी है। ध्यान रख के जाइएगा, थोड़ी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इस टॉपिक पर। जो एचसीएस में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो देखिए अगर परमाणु कोने पर है तो 1/8 से गुणा होता है, लेकिन अगर परमाणु फलक पर है तो 1/2 से, लेकिन अगर परमाणु केंद्र पर है तो 1 से। तो आप याद रखिएगा, यहां पर एससी किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु कोने पर स्थित होते हैं। एक घन में आप जानते हैं कि 8 कोने होते, एक घन में 8 कोने, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोने टोटल होते हैं। तो कोनों के लिए हमने क्या बताया, यहाँ 8 कोने पर परमाणु है तो 8 लिखेंगे, लेकिन कोनों पर के लिए क्या लिखते, 1/8, 1/8 से गुणा होगा, 8 से 8 कट गया, कितने परमाणु, एक परमाणु। अगर कोई पूछे कितने परमाणु, तो एक परमाणु, ये पहला आंसर हो जाएगा। यस्सी में एक परमाणु होते हैं, आद्य सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या परमाणु, एक। चलिए एफसीसी में देखते हैं, इसमें कई कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोने। फलक कै बना, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 फलक। अरे एक ऊपर एक नीचे, 2, एक इधर एक इधर, 4, 2 एक इधर एक इधर, कितना हो गया, 6, टोटल 6 फलक। तो इसका मतलब 6 फलक। अब देखिए 8 कोनों के लिए 1/8 प्लस 6 फलक के लिए 1/2, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 8 से 8 1 आ गया, तो आ गया 1 + 3 बराबर में 4, तो Z बराबर 4। कोई पूछ ले एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, तो आप बताएंगे 4। ये क्वेश्चन देख कर जाइएगा, हो सकता है रिपीट हो। इसमें देखिए कोने पर कितने हैं, 8, केंद्र पर क्या है, 1, तो 8 हो गया। कोनों पर के लिए 1/8 प्लस 1 है, केंद्र पर कितने, 1, तो आप देखेंगे 8 से 8 कट गया, 1 + 1, 1 1 2। तो अगर कोई पूछे बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, तो आप कहेंगे 2। ईसीसी का मतलब होता है कोने पर तो रहे परमाणु, लेकिन दो विपरीत में रहे, चाहे ऊपर नीचे, चाहे इधर इधर, चाहे इधर इधर, विपरीत में दो रहे, तो उसे अंत्य मतलब इंड वाला, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 कोने हैं और 2 पे फलक है, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ 8 हो गया, कोने के लिए 1/8 प्लस 2, फलक के लिए 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया, आ गया 1 + 1 बराबर में 2, तो Z बराबर 2। ईसीसी और बीसीसी में Z के मान बराबर होते हैं, परमाणु की संख्या बराबर होती है। ठीक है, आप लोग को इस टॉपिक में ध्यान देना है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की डिफिनीशन और फिगर को बनाकर जाइएगा, 2 नंबर में हो सकता है रिपीट कर जाए। अष्टफलकीय रिक्तियों पढ़ के जाइएगा। त्रिज्या जरूर याद रखिएगा, विकल्प में आ सकता है। एफसीसी की त्रिज्या r बराबर √3 a/4, बीसीसी के लिए r बराबर √2 a/4, उसके बाद एससी के लिए a/2। ठीक है, याद रखिएगा, ए पूछेगा तो अपोजिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। और संकुलन क्षमता एफसीसी और बीसीसी का जरूर पढ़ के जाइएगा आप, ये श्योर है आ सकता है। और ऑप्शन क्वेश्चन के लिए ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये आपको तैयार करना आपके लिए हम दे दिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बनाया, आपको बता दे रहा हूँ कि ये प्रूफ कर लीजिएगा।
और ये बहुत कई बार आया है, तो इसको मैं प्रूफ करवा दे रहा हूँ। अष्टफल के छिद्र की स्मॉल त्रिज्या स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक। और ये कोनों कोनों पर परमाणु रखे गए हैं और ये बीच में छोटा सा परमाणु रखा हूं जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो अगर मैं इसके लिए पीजीटी लगाऊं तो ये मुझे पता चला समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ब्रैकेट अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है, तो लिखेंगे आधार क्या, ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब, लंब कौन है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं ए सी का, तो स्क्वायर हटने के बाद ये रूट में चला जाएगा। ए बी का मान क्या है, ए, बी सी का मान ए, तो ये ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर टोटल आ जाएगा अंडर रूट में ए का ए, 2a स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है कि दो बाहर आएगा नहीं, लेकिन ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो ए सी बराबर जो हो जाएगा वो ए अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ए सी का मान मिल गया। लेकिन हमें पता है कि इतना और इतना मान अगर मैं देखूं तो ए सी के स्थान पर देखो तो 3 गोले, एक गोले की कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिखिए, फिर छोटा वाला गोले में 2 त्रिज्या, क्योंकि छोटे वाले गोले में आधा इतना आर, आर का यार 2r, तो ये बन जाएगा स्मॉल में 2r प्लस इधर का इतना फिर आर है, तो फिर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, टोटल जोड़ लीजिए आर आर 2r, तो बन जाएगा 2 कैपिटल आर और प्लस 2 स्मॉल आर, ठीक। लेकिन अगर मैं ए बी देखूं तो ए बी में इतना आर और इतना आर, आर 2r, तो ए बी बराबर भी क्या मिल गया हमको 2r। अगर मैं दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिएगा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो ए बराबर हो जाएगा 2r। ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए सी के स्थान पर हो जाएगा 2r प्लस स्मॉल में 2r बराबर ए के जगह पे क्या लिखेंगे 2r और अंडर रूट में क्या लिखा है 2, तो इसको आगे पीछे तो कर ही सकता हूँ, ऐसे कर दूं और यहाँ पर 2 रहने दो, कोई दिक्कत। अब देखिए इस आर को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा 2 स्मॉल आर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आर और माइनस का हो जाएगा 2r। इन दोनों में से आर कॉमन है, आर कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन है, तो 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे 2 और आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और माइनस का 1, इधर है 2r है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा है घटेगा, एक में से गया 0, तो आंसर आ जाएगा 0.414 और कैपिटल आर। यही आपका संबंध होता है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन या आपका पेपर में सॉल्व करने के लिए तो ऐसे ही सॉल्व करके आप रखिएगा, कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला न्यूमेरिकल ज्यादातर तैयार करके, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल आएगा, ये बात मान लीजिए, गांठ मान लीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में b बराबर ZM बटे a क्यूब NA, और ये है आपका कुछ सिंबल मैं लिख दिया हूँ। FCC आएगा तो Z का मान 4, BCC आएगा तो Z का मान 2, SC आएगा तो Z का मान 1, D घनत्व है, M आणविक द्रव्यमान है या परमाणविक द्रव्यमान, और A कोर की लंबाई है, Na अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या, और अष्टफलकीय कहेगा या HCP, FCC, CCP तो n लिखना, और अगर चतुष्फलकीय कहे तो 2n लिखना, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। अगली चीज हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ टॉपिक आपको लर्न करना है, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाए, इसीलिए मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मात्र 1 दिन बचा है। साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, धात्वाधिक्य दोष, यफ केंद्र, अंतर, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। कभी कभी पूछ लेता साटकी दोष फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए, या पूछ लेगा यफ केंद्र क्या है, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। जैसे संगमरमर और मर जहां लगा होता वहां देखो कुछ भाग पीला हो जाता है, तो कहते क्यों पीला हो गया, क्योंकि यफ केंद्र के कारण, ठीक है। नमक का रंग भी देखो कहीं कहीं रिक्तियां पड़ जाए तो पीला हो जाता है, क्यों, यफ केंद्र के कारण, ठीक है। तो ये आप तैयार करके अच्छे से आइएगा इस टॉपिक को। अब मैं क्वेश्चन 2 टाइप सिखा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंक बदल सकता है लेकिन फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, एक यौगिक 2 तत्व यम और यन से बना, किससे किससे बना, यम और यन से, तो पहला बना है यम से, दूसरा बना है एन से। अब आगे पढ़ो, एन किससे बनाता है, सीसीपी से। अभी मैंने बताया जब कहे सीसीपी या एचसीपी या एफसीसी तो जान जाओ क्या लिखना है, यन, तो इसका मतलब हमें एम कौन बना रहा है, एन ना सीसीपी बना रहा है,
तो यन बना रहा है सीसीपी, और सीसीपी के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। आगे बताया गया कि कैपिटल यम परमाणु चतुष्फल के रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं। तो ये जो यम है ये 1/3 भाग किसके भर रहा है, चतुष्फल की रिक्तियों को। तो ये बताइए 1/3 ऐसे रहेगा, और चतुष्फल के लिए भी बताओ 2n, तो यहाँ पर रख लीजिए 2n। अब 2 से गुणा मार देंगे तो 2n बटे में हो जाएगा 3। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, यम अनुपाते यन, तो क्या हो जाएगा, यम के जगह पे क्या लिखेंगे 2n/3, और अनुपात यन के दर पे क्या लिखेंगे स्मॉल यन, यन से यन कैंसिल। अब जो नीचे आता है उसी से गुणा कर दिया जाता है। तो जब 3 से गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणे 2/3, और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2, और अनुपाते 3 करना 3। तो आपका जो सूत्र बन जाएगा, सूत्र वो कुछ आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यम जो है, यम पे पावर क्या आया, यम देखो पहले है तो पहले क्या लिखा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यन बाद में है, यन पे क्या लिखा है 3, तो यन पे हो गया 3। यही आ जाएगा यम2 यम3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यही आपको ध्यान देना, इससे हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि उसकी कोष्ठिका के कोरों की, देखिए लंबाई, अगर कोर की लंबाई कहे तो आप ए लिखेंगे। ए बराबर क्या मिला 4.07 गुणे 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है तथा घनत्व इतना दिया गया है। घनत्व को किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर दिया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन माइनस में 3 हो जाएगा। तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम, क्या करना है ज्ञात कीजिए, मतलब यही निकालना है। अब आपको पता है Na फिक्स रहता है, Na का मान होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणु, ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब आपको देखिए कौन सा जालक बना रहा है, एफसीसी। एफसीसी जालक मैंने बताया है कि एफसीसी जालक कहे तो जेड का मान क्या रखिएगा 4। अब आप फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, डी बराबर ZM बटे में A³ डॉट में Na। अगर आप यम निकालेंगे तो इसका इसके नीचे 1 होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यम यहाँ रुकेगा, तो ये सब चले जाएंगे गुणा होकर ऊपर, तो डी और क्या हो जाएगा A³ और Na, और बटे में हो जाएगा आपका ये जो जड़ है ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इस पर वैल्यू कैसे पुट करना है, इस पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो डी का मान हमें पता है कितना 10.5, तो 10.5 गुणे A³ ए का मान है, इसका क्यूब कर दीजिए। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 67.767, और गुणे 8×3 24, तो 10 पे पावर -24, और गुणे आपका जो Na बचा, Na का मान रख लीजिएगा 6.022 गुणे 10 पावर 23, और बटे में आपका हो जाएगा जेड, एफसीसी, एफसीसी में जेड का मान है 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, जब काटेंगे पीटेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 107.9 ग्राम प्रति मोल, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और आते हैं जो आपका आने का चांस कम है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इससे कोई दिक्कत ना हो आपको। तो देखिए विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात हुआ कि निकल ऑक्साइड का सूत्र अगर Ni पे 0.98, ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग देखते हैं निकिल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ में विद्यमान हो जाएगा, यही मुझे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं अगर निकिल ऑक्साइड होता, केवल NiO होता, तो उसका रेशियो 1/1 होता, देखो 1/1। लेकिन अगर सच दैट सपोज मैं मान लूं कि अगर निकिल 2+ का बात करूं, तो मान लो निकिल 3+ के द्वारा 2+ में केवल विस्थापन कितना हुआ x, तो मैं क्या करूंगा, मेरा टोटल दिया है Ni पे 0.98, उसमें से मैं x घटा लूंगा। तो मैंने देखो घटा दिया। फिर मैंने देखा कि निकिल में जितना आवेश लगा है कुल लिखेंगे, ऑक्सीजन में जितना आवेश है कुल लिखेंगे। तो निकिल में आवेश कुल कितना था 2 था, तो मैंने 2 लिखा, और एक 3 भी है, देखो तो पहले 2 के लिए ये वाला मान था, मैंने ये रख लिया गुणे करके। यहाँ 3 है और 3 में मैं सपोज क्या किया हूँ यक्स, तो यहाँ पर यक्स से गुणा कर दिया हूँ। आवेश ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में आप जानते हो 2+ होता है, संयोजकता इसकी 2 होती है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ये देखो मैंने गुणा भाग कर दिया तो ये आ गया, इससे मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये इधर आ गया, और ये घटाया तो 0.04। अब मुझे ये जो पता हुआ ये निकिल किसका पता हुआ है, वनली निकिल का। मुझे अगर मैं देखूं तो निकिल 3+ का मान ये निकला हुआ, ये जो मान निकला है, क्योंकि यक्स किसका है निकिल 3+ का है, तो ये निकिल 3+ का बता रहा है।
तो ये निकिल मैं 3+ की जगह पे देखो रखा हूँ 0.04, और निकिल का जो मान है वो हमें दिया गया था 0.98, मैंने 0.98 गुणे में 100, इसका गुणा कर दूंगा 4 आ जाएगा, 4/0.98, दशमलव हटाऊंगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, 400/98, भाग दे दूंगा 4.01% आ जाएगा। ये मुझे जो मान मिला है ये किसका मिल गया, निकिल 3+ में परमाणु की प्रतिशत में संख्या मिल गई। ठीक है, तो प्रतिशत में मिल गई। अब मुझे चाहिए 2+, तो जैसे पता है कि 10 रुपया है, 2 रुपया उनका है, तो सीधे घटा लो, 8 रुपया उनका हो जाएगा। वही काम मैंने किया है, टोटल 100% मान के चला हूं, क्योंकि एक है तो इसका मतलब 100% मान के चला हूं। 100 में से इतना घटा लिया तो मुझे पता चल गया कितना इसका होगा। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर 2 में आपका क्या आ सकता है, इससे डायरेक्ट आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल ज्यादातर आना है। ठीक है, तो आप याद रखें मोलरता, मोललता, मोलांश, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रसारण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन में ग्राफ, इतना आप वैसे बेसिक में पढ़कर जाएं, लेकिन ये आपसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल ही आएगा, आप याद रखिए। और इसमें एक और आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। शुद्ध जल की मोलरता पूछेगा तो 55.56 मारिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। शुद्ध जल की मोलरता बताए 55.56, ठीक, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम, ये देखिए इसको पढ़ते कार्बन, टेट्रा माने 4, क्लोराइड मतलब Cl, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हुई हो, तो बेंजीन मतलब C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे लिखते हैं, W/W परसेंटेज से। ठीक है, पहले क्या दिया है, 22 ग्राम बेंजीन किसमें घुल रहा है, 122 ग्राम किसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो जिसमें घुलता है वो विलायक होता है, और जो घुल रहा वो विलेय होता है। तो कम कौन है, 22 ग्राम, तो जो 22 ग्राम कम है ये भार है ना, तो ये विलेय का भार होगा, तो विलेय के भार को हम लोग बी से लिखते हैं। विलेय मतलब समझिए बी, ठीक है, विलायक मतलब ए, तो ये विलेय है, विलेय मतलब कम मात्रा में, और ज्यादा मात्रा कौन है, 122 ग्राम, तो ये क्या हो गया, ये विलायक हो गया, विलायक को लिखेंगे WA। अब हम लोग जानते हैं कि ये आपका बेंजीन है, ये CCl4 है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है W/W परसेंटेज, इसका सूत्र होता है विलेय का भार मतलब WB बटे विलयन का भार, विलयन मतलब WA + WB दोनों जोड़ दीजिए, और 100 से क्या कर दीजिए गुणा, क्योंकि प्रतिशतता निकालना, इसी फार्मूले पर रखिए, चाहे जैसा सवाल हो लग जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत के चाहे जैसे सवाल हो इसी पर रखिए, तड़ाक से आंसर आएगा। WB का मान देखिए कितना है 22, और बटे में ये देखिए WA का मान कितना है 122 प्लस WB का मान 22, और गुणे में क्या है 100, सॉल्व कर दीजिए इसको, 22 में 100 का गुणा मारेंगे कितना आ जाएगा 2200, 122 और 22 कितना हो जाएगा 144, भाग दे देंगे आपका आ जाएगा 15.27777, लेकिन इसको लगभग में आपको बना देना है 15.2, और जब ये ज्यादा बढ़ने लगे तो इसमें एक अंक बढ़ा दिया जाता है 28, ठीक। लेकिन पता है ये किसका आया, ये बेंजीन का आया है, किसका आया है, ये बेंजीन का आया है, लेकिन आपको बेंजीन के साथ साथ और किसका चाहिए, तो आप कहोगे इसका भी चाहिए, तो आपको पता है CCl4 का भी जब चाहिए तो 100 में से घटा दो 15.28, तो आपका आ जाएगा लगभग 87.72 ऐसे समथिंग कुछ, या 84.72 समथिंग आएगा। ठीक है, घटा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या यही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन दैट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 1 विलयन में बेंजीन CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हो, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए, सेम काम। अच्छा इसमें बताए किसमें घुला है, CCl4 में, कितना घुला है। अच्छा इसमें एक चीज आपको मैंने शायद नहीं लिखा, क्वेश्चन में देख ले रहा हूं कि क्वेश्चन में शायद आपका दिया गया था कि 30%, क्वेश्चन में दिया गया, देखिए 1 विलयन में बेंजीन 30% कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हो, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना, मोल अंश का मोल प्रभाज का दोनों एक ही चीज, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज सब एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लोग को यही निकालना है, तो आपको क्या कहा 30% ना। अच्छा इस 30% का मतलब जानते हो क्या होता है, 30% जहां लग जाए इसका मतलब बटे में 100, ठीक। अब जो ऊपर है वो कम मात्रा में है तो उसको हम लोग कहेंगे विलेय, और जो नीचे विलेय को हम लोग किससे लिखेंगे, सिंबल में B से, और ये क्या है जो नीचे है वो विलयन है, वो क्या है
बिलियन। अब कहोगे सर विलायक तो पता ही नहीं है, तो विलायक निकाल लो ना भाई, विलायक आपको पता होता, विलायक कैसे निकलता है? अगर हम बिलियन में से विलेय को घटा ले तो पता नहीं चले विलायक कितना है, तो विलायक को लिखते किससे? ए से। अब ये बताओ टोटल है कितना? 100, और विलेय कितना है? 30, घटा लो कितना आ गया? 70 ग्राम। क्या आ गया? विलायक। तो विलेय कितना ग्राम हुआ? तो विलेय आपका हो गया 30 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपको बेंजीन का अगर निकालना है तो बेंजीन को आप क्या बनाओगे? आप यहाँ लिखो चाहे C6H6 ऐसे, तो विलेय का भार है कितना? 30, और अणुभार कितना? अणुभार निकाल लो। तो बेंजीन का अणुभार कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो, 6 12 6 72, और ये 6 का नाम 6 12 72 और 6 78, यहाँ कर लीजिए 78। ये अणुभार है जो मैं निकाला हूँ, अणुभार सबको आता होगा, भाग दे दोगे 0.385 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मोल। ठीक, ये हो जाएगा। अगर आप यही चीज CCl4 का निकालेंगे मोलों की संख्या, तो आ जाएगा CCl4 का जब निकालेंगे तो आपका CCl4 का भार कितना है? तो विलायक है ना, तो विलायक का भार कितना निकाला आपने? 70, तो 70 रखिए। अणुभार जब आप निकालेंगे तो लगभग इसका हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है भाई, CCl4 है ना, इसमें देखिए इसका 12 होता है, और इसका है 35.5, और गुणे में 4, इसका करेंगे आ जाएगा 142, और प्लस में 12, इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 154। ठीक, तो यहाँ 154 रख लीजिए। इसका दे दीजिए भाग, तो इसका जब भाग देंगे तो आपका कुछ समथिंग आएगा, भाग देने पर आ जाएगा 0.454। ठीक, ये आप निकाल लीजिएगा, इसका हो जाएगा मोल। अब आपको चाहिए क्या? मोल प्रभाज चाहिए, मोलांश। मोलांश का सूत्र किसके मोलांश से? चाई से लिखते हैं मोलांश या मोल प्रभाज को। इसमें किसका चाहिए? बेंजीन का, तो C6H6। जिसका चाहिए उसी का मोलों की संख्या भी लिखी जाएगी, C6H6 बटे में N किसका? C6H6 प्लस किसका? NCCl4, और इसी पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए इसका मान आपने कितना निकाला, तो कहोगे 0.385, तो 0.385, और आप यहां पर लिखेंगे 0.385 और प्लस में 0.454। इसको आप जोड़ करके जब भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.459 करके आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि जल्दी होने के कारण फास्ट बता रहा हूं। चलिए हम लोग विद्युत रसायन पर आते हैं। विद्युत रसायन में क्या आपको तैयार क्या करना है? विशिष्ट चालकता, कोलराउस का नियम प्लस अनुप्रयोग और न्यूमेरिकल भी। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम एक बार देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल ज्यादातर। मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण पर तो देख कर ही जाना है, और नियम भी। विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम याद करना है, वो हम बता देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको लाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे नष्ट क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, इस वो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर, नष्ट पे नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए निम्नलिखित धातुओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप एक ट्रिक याद कर लें। क्या ट्रिक है? कल्लू ने, देखिए कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, शीशा पर हमारी कार हिल गई आज, हिल गई आज। ऐसे ट्रिक याद कर ले। अब देखें जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। ठीक है, जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले से बगल वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन जो नीचे है ऊपर वाले का विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये याद रखिए कि ऊपर वाला अधिक क्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील। तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो पहले आएगा। तो इसमें देखो सबसे ऊपर कौन है? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg, जिंक। तो देखो सबसे ऊपर आपको लग रहा है एल्युमिनियम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे बड़ा है, अधिक क्रियाशील है, इसके तरफ मुख होगा, बाकी की तरफ पूछ। अब देखो कॉपर, FeMg, इसमें कौन है इसके पहले? तो एल्युमिनियम के बाद देखिए तो आपको जिंक मिला, तो यहाँ क्या लिखेंगे? Zn। अब Zn के बाद देखिए क्या मिला, तो Zn के बाद मिला आपको Fe, तो क्या लिखेंगे? Fe। Fe के बाद देखिए क्या मिला? Fe के बाद आपको मिला टिन, टिन तो है नहीं, Pb भी नहीं है, H भी नहीं है, Cu है, तो क्या लिखेंगे? Cu। Cu के बाद आप देखिए क्या है आपका, तो Cu के बाद आपका कुछ नहीं बचा। अच्छा, एल्युमिनियम के पहले एक और है मैग्नीशियम, तो आप यहाँ मैग्नीशियम में लिख दीजिएगा। ठीक है, बस आपका यही हो गया बढ़ता हुआ क्रम, और कुछ बचा नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे आपका अरेंज हो गया। ये क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर?
क्रियाशीलता के आधार पर। वो भी क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है, तो बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। जो सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, सबसे कम, उससे कम, मतलब ऐसे लाइन से इधर घटता जाएगा और इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इसी से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आना है, तो इस टाइप का याद रखिए, कर लीजिएगा। और अगर इस वोल्टेज में देखकर आपसे पूछे तो कैसे आप व्यवस्थित करेंगे, तो ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए एक ट्रिक बना दिया हूं कि जो वोल्टता अगर दिया रहेगा, जिसमें वोल्टता का मान ज्यादा रहेगा उसकी अपचायक क्षमता कम होगी। ठीक है, और जिसका ये कम रहेगा उसका ये ज्यादा होगा। ठीक, तो देखिए इसमें वोल्टता में देखिए सबसे ज्यादा वोल्ट अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम, यहां देख लीजिए अपचायक क्षमता के कौन सा क्रम का है, बढ़ता हुआ क्रम। तो जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका मतलब वोल्टता में देखिए किसका मान सबसे कम है। तो आपको लग रहा है वोल्टता में सबसे कम कौन होता है, माइनस वाला सबसे कम। जैसे कोई 0 नंबर पाए और एक पाए -12 नंबर, तो -12 वाला सबसे कम होगा, 0 वाला नहीं। माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही वह छोटा होगा। तो माइनस में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा लिखा है, वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, -2.93। तो यह आपका देखिए सबसे बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे, इसके तरफ पे क्या लिखा, पोटेशियम, तो क्या लिखेंगे के। ठीक, इसकी अपचायक क्षमता क्या है, ज्यादा है। उसके बाद कौन है, अब चेक करिए। अब उसके बाद देखिए किसकी वोल्टता इससे कम है, इससे कम किसकी है, 2.37। माइनस लगा आगे, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे क्या लिखा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो गया। अब इसके बाद देखिए अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है ये कौन सा, अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। यही ट्रिक याद है तो कर ले जाओगे। मैग्नीशियम के बाद अब चेक करो इससे छोटा कौन है, माइनस में ये भी चेक करो, ये है, क्या लिखा है, क्रोमियम। इसके बाद चेक करो, अब प्लस में आ जाओ, सब प्लस में दिए हैं, ये भी ये भी। अब देखो प्लस में जब जाओगे तो छोटा देखना है, तो छोटा कौन है प्लस में, ये है। तो क्या लिखेंगे, 0.7, इसका नाम लिख दीजिए Hg। इसके बाद देखिए इससे सबसे, तो कहोगे 0.80, तो ये कौन है, Ag। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिए आपका इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। यहाँ पर देखिए कि एक सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, नष्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल कैसे लिखते हैं। तो देखिए फार्मूला एक ही है, अंक बदल सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कैस पर सवाल आएंगे, या तो आपको देखिए अगर ओनली ईएमएफ पूछे तो ठीक है, तो ई कैथोड आप ऐसे लगाइएगा, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ठीक, इस पर लगा लीजिएगा। अगर ई भर निकालना रहेगा, केवल इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहेगा। ठीक है, तो इस पर लग जाएगा। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग में ऐसा नहीं देगा, लॉन्ग में बड़ा देगा। तो बड़ा वाला हम सिखा दे रहे, शॉर्ट वाला इसी पर लग जाएगा। कैथोड का मान दिया रहेगा, एनोड का मान दिया रहेगा, रख कर घटा लीजिएगा, आपका दोनों का आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस पर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो थ्योरी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इस टाइप का सवाल है, अगर यहाँ मानक इलेक्ट्रोड का सेल विभव पूछे, ईएमएफ पूछ रहा किसका, सेल का, तो इस तरह से सिंबल है, और इसको हम लिखते किससे हैं, ई इलेक्ट्रोड विभव किसका, सेल का। ठीक, यहाँ पर ये हटा दीजिएगा, यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, और माइनस में आपका होता है 0.0591 बटे में n, और इंटू में होता है लॉग, और यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन बटे में रिडक्शन, और इस टाइप से लगता है। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि किस पर पावर क्या क्या है। यहाँ पावर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पावर होता है वो पावर समझिए x, यहाँ पर पावर समझिए y। ठीक है, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इस पर यही फार्मूला नहीं बदलेगा, सिर्फ अंक बदल सकता है बस। तो देखिए हम लोग को इसका मान पता है कितना है, 1.05 माइनस 0.0591। यन का मतलब उस पर पावर कितना है, देखिए यहाँ पावर कितना था 1, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर था 2 × 2, यहाँ पावर 2 × 2, मतलब पावर यहाँ 2 की बात हो रही है। इसका मतलब यन का मान भी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यन फैक्टरों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर लॉग हो गया। ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ निकिल अकेला है, यहाँ पर देखिए निकिल जब यहाँ गया है तो इस पर पावर बढ़ गया है। पहले यहाँ 0 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना 0, यहाँ देखो बढ़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। जब बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, घट जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मान कितना दिया है, तो कहोगे कि दिया गया है 0. आपका दिया गया है 160, ये हो गया बटे। आप देखिए यहाँ पर एक प्लस था, 2 × 1 प्लस, यहाँ देखिए और यहाँ जाइए
तो देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ कोई प्लस नहीं है, यहाँ पर एक प्लस है। तो यह बताओ 1 से 0 हुआ तो घटा है ना, तो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मान कितना दिया है? 0.002, 0.002। और पूरे पे पावर देखिए यहाँ 2 प्लस 2 आगे लगा है ना, यहाँ नहीं लगा था तो मैंने कोई पावर नहीं लगाया, लेकिन यहाँ देखो 2 एकम 2 लगा है तो इसलिए मुझे यहाँ पावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं तो 1.05 माइनस 0.0591 बटे में 2 लॉग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16। देखिए 1 2 3। ठीक है, हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 160। ठीक, और देखिए इसका करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि 6 है, 3 यहाँ से घटेगा तो 3 ऊपर जाएगा ना, तो 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, और एक इसका हटा दो हो जाएगा पावर 4, यहाँ बचेगा 4, 4 का नाम 4, 4 चौका 16, तो 4 गुणे 10 पे पावर 4 आ जाएगा। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.05 और माइनस 0.0591 बटे 2, और गुणे में जब लॉग 4 गुणे 10 पे पावर 4 का मान आप जब निकालोगे तो ये आपका कुछ आएगा 4.6। ठीक है, जैसे आपका इस क्वेश्चन में दिया है 4.6 करके और कुछ 021 ऐसे कुछ करके आएगा समथिंग। इसको गुणा भाग कर लेके जब आप काट पीट लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 1.05, और माइनस का आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.14। इसको घटा लीजिएगा तो आपका देखिए 5 में से 4 गया, बचेगा 1, और यहाँ पर आपका 10 में से 1 गया 9, और पॉइंट में 091। ये आपका आ जाएगा बोल्ट। यही आंसर आपका आया होगा। चेक कर लीजिए, देखिएगा यही आंसर आया या नहीं, चेक कर लेते हैं हम। तो आपका आंसर आया 0.91 वोल्ट, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, नष्ट पे ऐसे ही सवाल लगेंगे, लॉन्ग शॉर्ट वाले तो इसी पे आ जाएंगे। अगला 298 केल्विन। इससे आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि देखकर केमिस्ट्री में जाते थे और ये सब देख के लोग घबरा जाते, घबराने की कोई जरूरत नहीं, लगाना सिर्फ है 298 केल्विन पर 0.20। ये क्या है? कैपिटल एम का मान दे दिया, सीधे पकड़ लीजिए कैपिटल एम क्या, विलयन की चालकता देखिए साफ बताया है, तो ये कैपिटल एम हो गया। कैपिटल एम का मान कापा है, कापा का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया 0.025, तो यहाँ रख लीजिए 0.025, और गुणे में कितना है 1000, और बटे में क्या है आपका यम, यम का मान दे दिया गया 0.20। अब आप क्या करेंगे, 3 जीरो से 1 2 3 दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर दशमलव में है 0.20। अगर मैं दशमलव यहाँ 2 अंक बाद हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काट देंगे 125 दूनी 250, तो आ जाएगा 125, और इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा, एम्पियर किसका मात्रक है धारा का, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। आगे कह रहा धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है, मतलब T का मान 2 घंटा। अच्छा 2 घंटे को अगर हम बदलें तो 2 और घंटे में, 1 घंटे में कै मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कै सेकंड 60 सेकंड, तो ये बदल जाएगा सेकंड में। टोटल हो जाएगा 3600 और 36 दूनी 7200, मतलब ये कितना घंटा आ जाएगा 7200 घंटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में 3600, 2 घंटे में 7200। ठीक, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आपको बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकालेंगे तो क्या फार्मूला इसका हो, एक होता है Na, अवगाद्रो संख्या में आवेश से गुणा मार देंगे। ठीक है, आवेश इससे गुणा मार दीजिएगा, और बटे में आपका होता है 1 फैराडे। ठीक, अब देखिए इस पे वैल्यू रखेंगे, इसका होता है 6.022 गुणे 10 पावर 23, और Q बराबर होता है IT, I का मान है 0.5 और T का मान है 7200। ठीक, बटे हो जाएगा, फैराडे का मान होता है 96,500, एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। अब देखिए 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब आप इससे गुणा भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इसका गुणा भाग करने पर, जब पूरा आप गुणा भाग कर लेंगे तो लगभग आपका जो मान आएगा वो आएगा 2.246 और गुणे 10 पे पावर 22, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 पे पावर 22 इलेक्ट्रॉन, यही इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है NH4Cl, NaOH तथा NaCl में ये क्या अनंत तनुता पर चालकता का मान क्रम से इतना 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 दिया गया है। ठीक, कह रहा है इसका मान बता दीजिए,
तो इसका मान निकाल, तो ट्रिक सीख लीजिए बनाने के लिए। तो देखिए अनंत तनुता पर किसका मान, NH4OH का। अब देखिए पहले कौन है, तो कहोगे NH4, तो पहले NH4 देखो इसमें किस में दिया है, तो कहोगे इसमें दिया है, तो ये वाला लिख लो। कैसे लिखोगे, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, यहाँ पर लिखो NH4Cl। अब उसके बाद देखिए लास्ट में कौन है, OH, देखो इसमें OH किसके लास्ट में आया है, तो कहोगे यहाँ पर, तो ये वाला चीज लिखो, क्या लिखा है, प्लस करके, इस पर अनंत तनुता NaOH प्लस हो गया। अब देखिए क्या हटाना है आपको इन दोनों में, Cl यहाँ आ गया, Na यहाँ आ गया, दोनों का काम नहीं है, देख लीजिए, नहीं है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे NaCl। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका मान आपको दिया गया कितना, देखिए 129.8 प्लस NaOH का मान कितना दिया गया है, 248.1 माइनस कितना दिया गया है, 126.4। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 8 1 9, 8 8 16 1 17 7, हासिल लगा 1 2 1 3 3 और 4 7 और 2 1 3 और माइनस में 126.4 घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5 दशमलव, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 251.5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपको इतना पढ़ना है, शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रूफ सहित, अर्धायुकाल, कोलाइड और आपका कोलाइड विलयन से रिलेटेड सब पढ़ लेना, निलंबन, वास्तविक विलयन, ये सब देख लेना, स्वर्ण संख्या, अच्छी कोलाइड, कोलाइड पढ़ के अच्छे से जाइएगा। ठीक है, अधिशोषण, अधिशोष से ये सब आप पढ़ के जाइएगा, टिंडल प्रभाव भी पढ़ लीजिएगा। अपक्रिया की कोटि पर सवाल मिलेंगे विकल्प में, तो कैसे लगाओगे अगर मिलेंगे, तो देखो जो पावर होता है उसी को ऐड कर दिया जाता, वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर पावर में क्वेश्चन एक दिया, R बराबर K और A पर पावर 3/2, B पे पावर 1 है, ये जो पावर है यही जोड़ दिया जाता है, तो पावर इस पे क्या लिखा है 3/2 और प्लस में क्या है 1, एक जोड़ दीजिए। देखो n बराबर मैंने सूत्र भी लिख दिया, x प्लस वाई, ये पावर जुड़ जाता है, तो देखिए 2 1 2 और 3 5, 5/2, यही अपक्रिया की कोटि है। ऐसे अपक्रिया की कोटि निकालना है। मान लो कोई क्वेश्चन दे दे R बराबर A पे पावर 2 और B पे पावर दे दे 3, कहते अपक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आप जानते हैं इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 3 है, तो 3 2 5, ऐसे आपको लगाना है, सेकंडों में लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वेग व्यंजक कह दिया जाए, जैसे आपको लिख दिया जाए R बराबर, ऐसे रिएक्टेंट लिख दिया जाए A प्लस B, ऐसे कर दिया जाए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो इसका लिखने का तात्पर्य क्या है, अगर इसका लिखना है तो आप लिखेंगे इसका स्मॉल r, ये वेग व्यंजक लिखेंगे, तो वेग व्यंजक कैसे लिखना है, बराबर में आगे जब अभिकारक होगा तो माइनस लगाकर चलना, माइनस, उसके बाद सांद्रता ब्रैकेट में रहेगा dr और बटे में समय के सापेक्ष रहता तो dt। ठीक है, अगर यही चीज आप उत्पाद का लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, अगर कोई चीज पावर आगे आ जाए तो उसे बटे में लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ आगे आ गया तो बटे में हो जाएगा, और ये हो जाएगा d, और यहाँ सांद्रता किसकी हो गई a की, और बटे में क्या लिख देना dt, ये समय दर है, बराबर। अगर इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके आगे मान लो अगर स्मॉल b होता तो क्या लिखते, तो हम लिखते 1/b और इसका लिखते d b और बटे में हम लिखते dt, ये अपक्रिया की दर ऐसे लिखी जाएगी, इसी को वेग व्यंजक भी कहते हैं। ठीक, अब आइए अगले टाइप पर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, अगर आपको वेग स्थिरांक की इकाई निकालने के सवाल पर मिले, जैसे इकाई फिक्स है कि ये क्वेश्चन आना है, तो जैसे क्वेश्चन आपको आ जाए R बराबर n आपको दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए A पर पावर 2 है और B पर पावर 1 है, आपसे कह दिया जाए क्रिया की इकाई बताइए, या इसका मात्रक, कोई भी नाम दे सकता है, NH4Cl या कुछ भी दे दे, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n निकालिएगा, तो n कैसे निकलेगा, इस पावर को जोड़ करके 2 और 1 3 मिल गया। फार्मूला देखो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, फार्मूला क्या है, मोल प्रति लीटर और पावर पे 1 माइनस n का मान कितना मिला आपको, तो आप कहोगे 3, तो 3 रखो, और क्या लिखा है सेकंड पर क्या लगा -1, इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 3 घटेगा -2, तो आ जाएगा मोल पर -2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2, तो लीटर में प्लस पे 2, और सेकंड बचा है तो सेकंड पे क्या हो जाएगा -1। जैसे आ गया प्रथम कोट की अपक्रिया का लिखिए, तो ये नोट कर लीजिए। अब मैं प्रथम कोट का कहा तो देखो कैसे लिखोगे, अगर मैं प्रथम कोट कहा तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, प्रथम कोट का मतलब ये चीज,
अब इस पर अगर कह दिया गया तो क्या करेंगे, तो आप रखेंगे इकाई निकालने का तरीका क्या है, इकाई निकालने का तरीका है मोल प्रति लीटर पावर पे 1 माइनस एन और इंटू में सेकंड पर -1। अब देखिए वैल्यू रखिए, तो यहाँ एन के दर पे क्या 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया 0, और जिस पर पावर 0 हो जाए उसका मान 1 हो जाता है, इतना खत्म हो गया, बचा क्या सेकंड इनवर्स, ये आपकी इकाई हो गई। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले टाइप पर सवाल मैं आपको अभी बता रहा हूं, इस पर अगर आपको सवाल लगाना तो कैसे लगाएंगे, देखिए दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का लगे लंबे समय से दोगुना होता है, तो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम अभिक्रिया निकालेंगे टी का परसेंट पे 99% पे, तो 99% जब 100% ये रहा होगा, 100% मान के चला जाता है, ठीक है। तो कितना ये पूर्ण कर रहा है 99%, इसका मतलब पहले जो इसका मान था ए का वो 100% था, ठीक है। बाद में ये घट करके कितना हो गया, ये आपका घट करके कितना हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स, ये घट करके आपका हो गया 99%, ठीक है, इतना हो गया। तो इसको पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो T90 बराबर वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 और बट में यही फार्मूला है, केवल टी को इधर भेजा हूं, के को उधर, ठीक है। तो यहाँ के हो गया और इनटू में आपका हो गया लॉग, और देखिए ए की वैल्यू आपको कितना पता है 100, तो 100 रखेंगे, बटे आपका ए है तो 100 रखेंगे, माइनस का यक्स है तो यक्स का मान है 99, यहाँ 99 रखेंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2.303 बाई में के इंटू में लॉग, अब ये देखिए 100 में से 99 जाएगा 1 तो 100 आएगा, तो यहाँ 10 पावर 2 लिख सकते हो, 10 है 100, तो ये आ जाएगा 2.303 बटे में के और आ जाएगा 2 लॉग में क्या हो जाएगा 10, और लॉग 10 का मान 1 होता है, तो इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक। बना लीजिए समीकरण नंबर 1 कितने में 99% में, और अगर यही चीज 90% पूर्ण होने में लगाओगे तो क्या होगा 2.303 बाई के लॉग, ये जो लिखा है 100 ये तो 100 ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो 100 है माइनस का 90 हो जाएगा, अभी तक 99 था अब 90 हो गया, 80 का है तो 80 करो, 50 का है 50 को, जितना का है उतना कर दो। अब क्या हो जाएगा 2.303 बटे में के और लॉग, ये हो जाएगा 100 में से 90 जाएगा 10 बचेगा, 10 है 100 तो लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, तो कितना आ गया T90 पे, तो T90 पे आ गया 2.303 बटे में के, ये बना लो समीकरण नंबर 2। अब कैसे आप इसको लगाएंगे देखिएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे 99% वाले से, तो T 99% बटे T 90% बराबर T 99 का मान कितना है, तो देखिए ये है 2.303 बटे में के गुणे में 2 बटे 2.303 बटे में के, इससे पूरा कट गया तो कितना आ गया 2, तो अगर T99% निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 2T90%, देखो इसका 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया, यही सिद्ध करना था। इस टाइप के क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगेंगे और लगाकर अच्छे से जाइएगा। देखिए अब आपका जो फिजिकल मैंने समाप्त कर दिया हूं, तो फिजिकल कंप्लीट है, ठीक है। अब आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया, वीडियो ज्यादा बड़ा होने के कारण मैंने सोचा कि आपको कुछ टॉपिक तो तैयार हो चुका होगा, क्योंकि आप लगभग 11 महीने से पढ़ रहे हैं, जो भी महीने से आप पढ़ रहे होंगे बैक साइड से पढ़ रहे हैं, तो तैयार होगा लगभग आपको, तो मैं उस टॉपिक को बता रहा हूँ, उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देकर जाइए, बाकी आप जो पढ़े हैं वो अलग की बात है, ठीक है। तो फिजिकल मैंने जितना कराया वो कर लीजिए, और जितना टॉपिक दिया हूँ ये एक बार देख लीजिए आप, तब पेपर में जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और मेरी कामना है कि कल आप एकदम खुश होकर बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, ब्राउनी गति, स्कंदन, अपोहन, प्रकटीकरण, हार्डी सूलजेकर, ये भी ज्यादातर पढ़ लीजिएगा। डेल्टा का निर्माण, हाइपर विधि तो भूल के मत जाइएगा, इसको पढ़ के ही जाइएगा, और यौगिक और प्रयोगशाला दोनों पढ़ के जाइएगा, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ के जाइएगा, और ये सब कुछ ऐसे हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। उपसह संयोजन संख्या जो चैप्टर है उसमें आयन, CFT, VBT और आपका IUPAC, ये इतनी चीज तो परफेक्टली एकदम तैयार करके जाना, 2 लिखेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जैसे K4 जैसे ऐसे आपके आ जाते हैं ना क्वेश्चन, इस टाइप के आ जाते हैं K4, और उसके बाद FeCN का होल 6, इसका IUPAC नाम बताइए, तो आप करते हो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक लेकिन दोनों का आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है।
तो आपका यूपीएससी आना ही आना है, तो ये पढ़ के जाइए। अक्रिय गैस के बारे में तो जानते हैं, सब पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन परिवार में नाइट्रोजन परिवार थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये कम क्यों, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें आप ऑर्गेनिक पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। कुछ आपको प्रैक्टिस किए ही होंगे तो आप देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।